पे बैठी रहती है हीरोइन जो होती है, और इसका हीरो जो है गली में चक्कर लगाता है। तो जनरली होता है सबका हीरो जो है गली में चक्कर लगाता है, होता है कि नहीं होता है? अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आपको पता होगा कि आपका हीरो जो है कभी ना कभी एक चक्कर आपको गली का मारवे करेगा। हाँ, विलन नहीं बनता है इसमें। विलन तो गांव समाज ही में किया है तुम्हारा, वो कमाई विलन है। तेरा गली में देखना नहीं पसंद करेगी, वो देखेगी कि वो आ गया तो समझ आएगी, तो फिर आ गया दिमाग खराब करने के लिए, है ना। तो हीरोइन क्या होती है, वो शीशा लेकर के छत पे बैठल रहती है, उसका हीरो जो है बगल से गुजरता है तो शीशा जो है छते बनाएगी, छते बनाएगी, द्वार पे आएगी तो गांव समाज भी तो देख लेगा, और छत पर रहेगी किसको पता चलेगा। तो वो शीशा जो है अट्रैक्ट करने के लिए शीशा उसके ऊपर चमकाती है। तो यहाँ पर भी प्रकाश के परावर्तन का नियम काम करता है। अब अगर आपसे समझ लो मेरी बात को, आपसे आपका हीरो यानी आपका जो है आशिक जो है अगर 30 डिग्री के एंगल पे है, 30 डिग्री के एंगल पे है, तो आप अपने शीशे को किस एंगल में रखोगे, ताकि आपतित का किरण अगर 30 डिग्री बनेगा तबे ना परावर्तन का कोण 30 डिग्री बनेगा। तो आपतित का कोण 30 डिग्री, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि I बराबर R होता है। तो अगर आप यहाँ पे बैठे हो और आपका जो है गली में जो जा रहा है, आपका आशिक जो है गली में जा रहा है, तो अगर आपके द्वारा और आपके बीच में अगर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आपको परावर्तित किरण को भी आपतित किरण को भी कितना डिग्री पे रखना पड़ेगा, 30। तब 30 से टकराएगा, 30 पे जाएगा। कहीं 45 पे कर दिया तो माई हो जाए खड़ा भी, माइयों पे चल जाइए। माई कहीं ईका कर दिया छत पे, ईका कर दिया छत पे बैठ के शीशा लेकर चमका रही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर, और ये है क्लास 10 फिजिक्स, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, मिरर के बारे में, दर्पण, ठीक है। दर्पण को जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि प्रकाश की किरणें कितने प्रकार की, किस प्रकार से प्रकाश की किरणें जो है चलती है, और तब हमें पता चलेगा कि किरण पुंज जो होते हैं, प्रकाशों का जो समूह होता है वो किस प्रकार से चलता है और कितने प्रकार के किरण पुंज होते हैं, ठीक है। ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये हमेशा पूछता है क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि बताइए अवतल दर्पण को हम एक अन्य किस नाम से जानते हैं, ठीक है। अपसारी, एक अभिसारी। तो पहले हमें ये समझना है, तो जो प्रकाश जो होती है, प्रकाश की जो किरणें होती है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होकर के चलती है तो हम इसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज, ठीक है। लेकिन अगर यही प्रकाश की किरणें चारों तरफ से जा करके और एक जगह पे आकर के यहाँ पर मिलती है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक जगह आकर के मिल रही है ना, नजदीक में आकर के मिल रही है ना, तो हम इसको नाम देते हैं अभिसारी। क्या नाम देते हैं हम लोग इसको, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। अब बात करेंगे कि किसी एक स्रोत से प्रकाश की किरणें अगर चारों तरफ दिशाओं में फैलती है, निकलती है, तो हम लोग इसे क्या नाम देते हैं, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। इसे आप लोगों को याद रखना है, अपसारी, अभिसारी और एक समानांतर किरण पुंज। बात करते हैं जब दर्पण के बारे में, तो दर्पण जनरली जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक दर्पण को कहते हैं हम लोग समतल दर्पण, क्या कहेंगे हम लोग इसको, समतल दर्पण, और दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है। आगे चल करके देखेंगे हम लोग, समतल दर्पण तो एक होते हैं नॉर्मली जिनको जो समतल होते हैं, ठीक है, जिनकी सतह जो होती है वो क्या होती है, प्लेन होती है, समतल होती है, ठीक है। और एक और चीज, दर्पण के पीछे जो मैट्रिक क्लास के, चूंकि हम लोग ये मैट्रिक के लेवल से पढ़ाई कर रहे हैं तो हम मैट्रिक के लेवल से ही बात करेंगे। तो इसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि दर्पण को, मतलब ऐसा देखो, दर्पण एक नॉर्मली कांच ही होता है, लेकिन हम उसमें कलई करते हैं, क्या करते हैं उसे, कलई। और जब कलई करते हैं
तो क्वेश्चन पूछता है कि कलई किस चीज से किया जाता है? चांदी की परत से। ठीक है, और हम यहाँ पर चांदी की परत तो नहीं बता सकते हैं, इसीलिए हम इसे इस तरीके से डिनोट कर देते हैं कि इसकी कलई कहाँ पर किया गया है? नीचे की तरफ से किया गया है। क्लियर है बात? ये हो गए समतल दर्पण। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण की। अच्छा, ये समतल दर्पण है तो ये नीचे से कलई किया हुआ है, तो परावर्तक सतह इसकी कहाँ है? ऊपर की तरफ में है। ठीक है, और परावर्तक सतह के बारे में आप लोगों ने दर्पण के सूत्र के बारे में पढ़ा है। सॉरी, ये प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं आप लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा हुआ है, और इसको हम एक लाइन में समझा देते हैं। जो किरण किसी प्रकाश स्रोत से अगर आती है, प्रकाश किरण तो आ रही है, इसीलिए हम इसका नाम देते हैं आपतित किरण, और जो किरण टकरा करके वापस जाती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच हम लोग क्या डालते हैं? इसे अभिलंब डालते हैं। क्या डालते हैं हम लोग इसको? अभिलंब। ठीक है, हम इसे एक तरीके से समझ लेते हैं, इसको शुरू से समझ लेते हैं इस चीज को। एक समतल दर्पण प्रकाश की किरण आती है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? आपतित, और परावर्तित होती है तो इसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और क्या डालते हैं हम लोग इसके? अभिलंब। तो इनके द्वारा बना कोण, आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा बना कोण को हम लोग कहते हैं कोण आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आर। अब बहुत लोगों के दिमाग में आएगा इसे हम आई ही क्यों कहते हैं और आर ही क्यों कहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। जो ये आपतित किरण हमने बोला है तो इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रे ऑफ इंसिडेंट, रे ऑफ इंसिडेंट। और जो ये परावर्तित होते हैं, परावर्तित जो किरणें होती हैं इनको कहते हैं हम लोग रे ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं हम लोग इसको? रे ऑफ रिफ्लेक्शन। एक को हमने क्या बोला? रे ऑफ इंसिडेंस, और एक को क्या बोला? रे ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए, रे मतलब तो किरण होता है, ठीक है, तो ये यहां से जो आई होते हैं ये आपतित किरण के लिए आई लगाते हैं हम लोग। क्लियर है? और ये परावर्तित किरण के लिए क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको आई से सूचित करेंगे और इसको क्या बोलेंगे? आर से सूचित करेंगे। लेकिन ये सिर्फ किरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो ये आई बनता है, आई, ये आई होता क्या है? तो इसको हम लोग कहते हैं आपतन का कोण। तो कोई क्वेश्चन पूछा है कि आपतन का कोण कैसे बनता है? आपतन का कोण कैसे बनता है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम लोग कहते हैं आपतन का कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या कहेंगे हम लोग? एंगल ऑफ इंसिडेंट। समझेंगे बात को? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक उसी प्रकार से आर को क्या कहते हैं? परावर्तन का, ठीक है, आर को क्या कहेंगे हम लोग? परावर्तन का कोण। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई और आर, क्लियर है बात? आई और आर। वीडियो को रोकिए। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो आई होता है उसको हमने क्या बोला? आपतन का कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर जो होता है इसको हम लोगों ने क्या बोला? परावर्तन का कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको पता चल गया ना आई और आर कहां से आता है, ठीक है। और ये भी समझ लिए समानांतर किरण पुंज, अभिसारी और अपसारी, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में जब हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको ये बातें भी समझ में आएगी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा और इसे देखिएगा। आई को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि आपतन का कोण, और आर को क्या कहेंगे? परावर्तन का कोण, ठीक है। ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब, ठीक है। अब देखिए, समझिए, हाँ बोलिए।
केवल चांदी का परत ही लगाएंगे तो हाँ, चांदी के परत ही लगाएंगे तभी परावर्तन हो पाएगा, नहीं कोई और नहीं। चांदी एक तो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, और उसे जो है पार भी नहीं कर सकता है, प्रकाश की किरण कुछ पार नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसलिए। अब आगे ध्यान देंगे, सोना की परत लगाएंगे तो पीला पीला हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो प्रकाश के जो परावर्तन के नियम है, प्रकाश के जो परावर्तन के नियम है, इसे कभी भी आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको चित्र को देखते ही आपको इसका आंसर आ जाना चाहिए। तो परावर्तन के कितने नियम है? जनरली 2 नियम होते हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिए इधर ऐसे, इसको इस तरह से याद करना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु या एक ही तल पे होते हैं। क्लियर है बात? पहला रूल सिंपल सा है, बहुत ही आसान सा याद हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। नियम नंबर 1 आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और रूल नंबर 2 क्या है? आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई जो होता है वो किसके बराबर होता है? कोण आर के बराबर होता है। दोनों रूल एक बार फिर से समराइज करेंगे, आप लोग खुद बोलिए। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या होगा? आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होगा। इसकी क्या खासियत क्या होती है? आपको अगर कभी इस तरीके से सवाल दे दिया जाए, इस तरीके से आपको एग्जाम में सवाल दे दिया जाए 1 नंबर के रूप में, ठीक है, इस तरीके से दिया जाए और एक बीच में अभिलंब दे दिया जाए, ठीक है, और आपको यहाँ पर दे दिया जाए 60 डिग्री दिया हुआ है, और तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कोण आई की क्या वैल्यू होगी, कोण आई की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो आपको दिमाग में इस तरह से सवाल चाहिए कि यहाँ पर कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर कोण आई है, तो आप बताइए इसकी कितनी सारी वैल्यू होगी, ठीक है। तो आपको यह बात को ख्याल रखना है कि कोई भी अभिलंब जो होते हैं, अभिलंब, ठीक है, ये कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो ये भी तो एक अभिलंब ही है ना, तो ये अभिलंब कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। तो 90 डिग्री में ऑलरेडी कितना डिग्री है? 60 डिग्री है, तो ये पक्का कितना डिग्री बचा होगा? 30 डिग्री बचा होगा। और इसको ही तो हम लोग क्या कहते हैं? आर। तो जब यहाँ पर कोण आर की वैल्यू आ गई ऑलरेडी 30 डिग्री, तो कोण आई का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। क्लियर है बात? समझ रहा है बात को ना? इस तरीके का सवाल अगर आपके एग्जाम में दे दे तो आपको इसको आसानी से बना देना है। अगर नॉर्मली इस तरीके का सवाल दे दे, यहाँ से दे दे और यही कह दे कि ये 60 डिग्री है, कोण आई बराबर 60 डिग्री है, तो कोण आई बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। समझ गया ना बात को? लेकिन अगर इस तरीके का सवाल दे तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 90 डिग्री है, ऑलरेडी 60 डिग्री, तो इसको कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। समझ में आ गया बात को? तो ये थे प्रकाश के परावर्तन के नियम। समझ में आ गया? तो हमने इसमें कौन कौन सी चीजों को समझा? बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन के तौर पे देख लेते हैं यहां पर। ठीक है, और आपको मान लीजिए इस क्वेश्चन का मान आर बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, और क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा। अब दिमाग में लगाइए कि अच्छा ये 60 डिग्री है, तो आई आर का मान अगर 60 डिग्री है तो आई का मान भी पक्का कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। क्यों भाई? क्योंकि कोण आई बराबर कोण आर होता है। आई की अगर जब आर की मानी कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, जब यही 60 डिग्री है तो कोण आई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। यानी कि ये कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। क्लियर है? अब फिर ध्यान देंगे, यहां से अभिलंब के साथ कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। 90 में ये ऑलरेडी कितना हो गया? 60, तो ये कितना बच जाएगा? 30 डिग्री। समझ गया बात को ना? किसका किसका नहीं समझे? 180। और किसका मान निकालोगे? पूरा का मान दिया रहेगा। अगर इस तरीके से सवाल आपके सामने हो और पूरा का मान दिया गया 180 डिग्री, और आपको इसका मान निकालना है कितना? आर का मान, आई का मान,
तो हमारे ख्याल से पूरा 180 डिग्री है, ये आई है तो ये तो आर होगा, 90-90 हो जाएगा, 90-90 होगा पूरा। समझ गया बात को ना। एक बात और समझ लो कि जो देखो क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारे इस तरीके से भी पूछता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है इस तरीके से, प्रकाश जो है इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि जो अभिलंब होंगे, जो ये अभिलंब होगा, अभिलंब 90 डिग्री कब कहलाएगा, किसके साथ अभिलंब 90 डिग्री कहलाएगा? क्या इसके साथ हम जोड़ेंगे तो 90 डिग्री कहलाएगा? कभी भी नहीं, आपको किसी के साथ आना चाहिए, यहाँ के साथ में आना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ से हम इसको कब कहेंगे यार, आई किसको कहेंगे, क्या इसको ना हम कर लो कहेंगे, यहां से यहां को हम लोग आई कहेंगे, क्लियर है। जिस तरह से यहाँ के यहाँ को हम लोग क्या कहेंगे, आर, और पूरा यहां से यहाँ कितना डिग्री हो जाएगा, 90, और पूरा यहां से यहाँ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, ये तो कभी भी वैल्यू निकलेगा ही नहीं, अननोन वैल्यू ही रह जाएगा, ठीक है बात को, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं, कोई ना कोई एक वैल्यू दिया होना चाहिए। तो आपके पास केवल 180 डिग्री दे करके कहे कि आई की वैल्यू क्या होगी, तो आप ऐसे थोड़े ज्ञात कर सकते हो, ठीक है, ऐसे नहीं ज्ञात होगा। ये समझ में आ गया किस तरीके से होगा, आई बराबर आर किस तरीके से होता है, आई बराबर आर किस तरीके से होता है, समझ गए बात को। तो ये थे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे ध्यान देंगे, कभी कभी मुंह से भी, मतलब क्या लिखित भाषा में भी क्वेश्चन पूछ देता है कि यदि समतल दर्पण में आपतन का कोण 30 डिग्री हो या 45 डिग्री हो तो परावर्तन का कोण कितने डिग्री का होगा, तो वो भी हो जाएगा 45 ही होगा अगर 45 डिग्री से बन रहा है तब। ये थे समतल दर्पण के बारे में, ठीक है। अच्छा, समतल दर्पण जो होते हैं ये पार्श्व परिवर्तन करते हैं, आपको पता है पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं, नहीं पार्श्व परिवर्तन उल्टा किसे कहते हैं बताइए मुझे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, दाया बाया बन जाता है और बाया दाया बन जाता है, इसको हम लोग कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। पार्श्व परावर्तन, परिवर्तन ही पार्श्व परावर्तन, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं दर्पण के बारे में, हमने क्या बताया कौन कौन होते हैं। नंबर 1 में हमने क्या बताया था, समतल दर्पण। अभी तो दूसरा हमने क्या बोला था, गोलीय दर्पण। नाम में ही पता चला है गोल है, गोलीय दर्पण क्या है, गोल है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे गोलीय दर्पण 2 होते हैं, ठीक है। एक को क्या कहते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण, और एक क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। देखो मैंने हमेशा से इस बात को बताया है, उत्तल को याद करने का तरीका होता है, उठल है, उठा हुआ रहेगा, उसकी जो सतह होती है वो उठी हुई होगी। जिस प्रकार से ये क्या था, समतल था ना, और ये देखो इस तरीके से उठा हुआ मिलेगा ना, जैसे यहाँ पे कलई किया हुआ है ना, ये उठा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल, क्योंकि उठल है। और जो अवतल होगा वो कैसा मिलेगा, धसा हुआ। तो 2 ही तो है, एक उत्तल है एक अवतल है, तो उठा हुआ जाएंगे तो धसा हुआ तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम इसे ज्ञात किस तरीके से करेंगे, उत्तल अवतल को कैसे समझेंगे। देखिए अब उठा हुआ है तो उठा हुआ कौन होना चाहिए, क्या हुआ उठा हुआ, नहीं, उसकी परावर्तक सतह उठी होनी चाहिए, जिससे प्रकाश टकरा करके जाएगा वो उठा हुआ होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल। तो पहले देखेंगे यहाँ पर गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा, गोल होगा, होगा ना, गोल। तो इस गोलीय दर्पण, कोई भी जब हम गोल बनाते हैं, कभी भी कोई हम वृत्त बनाते हैं या गोल बनाते हैं, तो इस गोल का पक्का कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेंटर होता है, केंद्र होता है। यहाँ पर बिना केंद्र के ये कभी भी गोला बनेगा नहीं। तो सेंटर बन गया, ठीक है। आप इसे समझिएगा बढ़िया से, ये सेंटर बन गया, इसको हम लोग सी से ही सूचित करेंगे, क्या नाम है, सी से ही सूचित करेंगे। अब अगर हम इस गोलीय दर्पण को बीचों बीच काट देते हैं, बीचों बीच अगर हम काट देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एक ऐसा मिलेगा एक ऐसा मिलेगा। गेंद देखे हो ना आप लोग, गेंद को बीचों बीच काट दोगे तो 2 गोले निकलेंगे ना, 2 गोले। अभी ध्यान समझेंगे, अगर हम इसके अंदर की तरफ में पेंट कर देते हैं, कलाई कर देते हैं, तो इसकी परावर्तक सतह बाहर हो गई, तो परावर्तक सतह उठा हुआ दिखाई दे रहा है, उठा हुआ, इसीलिए ये कौन सा दर्पण बन जाएगा, उत्तल दर्पण। और अगर हम इसका कलई बाहर की तरफ से कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि इसकी परावर्तक सतह अंदर हो जाएगी ना, तो इसको हम लोग कौन सा कहेंगे, अवतल दर्पण। हम इसको अलग निकाल देते हैं बाहर,
ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, अब इसको हम बाहर निकाल देते हैं तो इस तरीके से मिला, मतलब इसको हम लोग अंदर की तरफ से पेंट किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें प्रकाश की किरणें आएगी, टकरा कर जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहेंगे उत्तल। देखो उठा हुआ है ना, यही तो बात है, मैंने बोला उठा हुआ है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर से अगर कलाई करेंगे तो इसकी परावर्तक सतह अंदर है, धसी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्लियर है बात। अब चूंकि मैंने बताया कि कोई भी दर्पण को, कोई भी जब गोला बनाते हैं तो उसका क्या मिलता है, हमें सेंटर मिलता है। ठीक है, सेंटर पॉइंट मिलता है। तो उसी प्रकार से समझिएगा ध्यान से, हाँ 9th वाला भी आया है, ध्यान देंगे। अगर गोला है तो इसका सेंटर होगा, और अगर हम व्यास से खींचते हैं व्यास, ठीक है, तो व्यास किसी ना किसी दो बिंदु को काटते हुए गुजरेगा, किसी वृत्त को प्रतिच्छेदित करते हुए निकलेगा। तो जिस जगह पे ये छेद के निकलता है इसी को हम लोग कहते हैं पोल। पी पोल, ध्रुव। ठीक है, सी क्या है, केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र। और सी और पी के बीच में, सी और पी के, ठीक है, सी और पी के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, आर। वक्रता त्रिज्या, समझ में आ गया ना। ऐसे भी जनरली जो वृत्त होते हैं सेंटर से और ऐसे जो खींचते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर, त्रिज्या कहते हैं। तो यह भी क्या है, हमारा आर है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर जगह दे दीजिए बैठने के लिए सब लोगों को, खुद सही से। हाँ, हल्ला नहीं करिए, मुंह बंद करके बैठिए। तो ध्यान देंगे यहाँ पर। अब अगर हम इसे एक रूप में काट करके दिखाते हैं, एक को, किसी एक को हम काटते हैं, चलिए हम अवतल को ही काट देते हैं। बाहर से कलई किया हुआ है, पेंट किया हुआ बाहर से, परावर्तक सतह इसके अंदर की तरफ में है। तो जो ये रेखा जा रही है, इस रेखा को हम लोग किस नाम से जानेंगे, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। और जिस बिंदु पे ये कटा इसको किस नाम से जानेंगे हम लोग, पी से। और जब ये चूंकि ये वृत्त है तो कहीं ना कहीं वृत्त बन रहा होगा, तो ये वृत्त का कहीं ना कहीं गोला तो दिखाई देगा ही, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे। और ठीक सेंटर और पोल के ठीक बीचों बीच फोकस होता है, एफ से सूचित करेंगे। क्लियर है बात। सेंटर और फोकस, सेंटर और पोल के ठीक बीच, क्या बेवकूफ नहीं ना तुम सब, सीख लो, आगे चलकर तुम्हें भी काम देने वाला है, पहला ही चैप्टर है। सेंटर और पोल के ठीक बीचों बीच में क्या मिलेगा, हमें फोकस मिलेगा, एफ मिलेगा। अब हमने बोला कि यहां पर एफ मिलेगा, तो हमने एक चीज को और अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सी और पी के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं। क्लियर है। और इस एफ और पी के बीच के दूरी को हम लोग कहते हैं छोटा वाला एफ, समझ गए ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। इसका हम लोग क्या नाम देते हैं, वक्रता त्रिज्या, क्योंकि रेडियस है ना ये। और इस एफ को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस दूरी। समझ गए बात को। तो अब हमने यहां पर बोला कि अगर यहां से यहां आर है, समझ लेना, अगर यहां से यहां आर है, और हमने बोला कि फोकस ठीक बीचों बीच पर होगा, ठीक बीचों बीच पर होगा, मतलब यह है कि आर को दो भागों में अगर बांट देंगे तो फोकस पता चल जाएगा हमें। मतलब यह है कि एफ का अगर हम मान निकालेंगे, अगर हम इसे r/2 कर देते हैं, रेडियस की अगर हम आधा कर देंगे तो बीचों बीच फोकस का मान निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। इसे हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करेंगे अभी थोड़ी देर पहले, हम अभी करेंगे सीधी से, लेकिन हम समझा देते हैं आपको ये f बराबर r/2 क्यों हम सिद्ध कर रहे हैं इसे। अभी तो मैंने अपने मुंह से बोल दिया सीधे कि जो ये f होता है वो c और p के ठीक बीचों बीच होता है। कैसे होता है ये तो तब पता चलेगा ना जब हम इसे सिद्ध करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि f जो है सच में r/2 के बराबर होता है या नहीं होता है। समझ में आ गया बात को। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है
सी और पी के बीचों बीच यानी आर के ठीक बीचों बीच में क्या मिलेगा, हमें एफ मिलेगा, फोकस की दूरी मिलेगी। क्लियर है। और सेम कंडीशन ये अवतल दर्पण के लिए है ना, सेम कंडीशन इसके लिए आएगा, उत्तल के लिए भी आएगा। ये उठल है ना, उत्तल है। अब अगर हम यहाँ पे पी मान लेते हैं तो ये कोई ना कोई गोला बन रहा होगा, गोला बनेगा तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर मिलेगा, और सेंटर और पी के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, छोटा एफ नहीं बड़ा एफ कहेंगे। ठीक है, इसे फोकस कहेंगे। फिर से वही बात, पी और सी के बीच में क्या हो जाएगा, आर, तो एफ और सी के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, छोटा एफ। तो सी यहां से यहां भी छोटा एफ ही रहेगा। समझ में आ गया ना बात को, यहां से यहां भी क्या रहेगा, छोटा वाला एफ ही रहेगा। तभी ना, देखो ना यहाँ पर आर की अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2f। तो अगर ये पूरा का पूरा आर है तो हैजा का एफ, हैजा का एफ कितना हो जाएगा, 2 का एफ, हुआ कि नहीं होगा। इसकी दूरी समान है, आर बराबर 2f कह सकते हैं, या ये बराबर r/2 कह सकते हैं। क्लियर है बात, समझ गया बात को, इसे समझना बहुत ही जरूरी है। अब एक और चीज समझेंगे यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पक्का आता है। ये तो समझ गए ना PFR क्या होता है। ठीक है, ये लोगों को समझ में नहीं आया फिर से देख लेना वीडियो को रिमाइंड करके। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ में देखेंगे, यहाँ देखिए, चलिए हम बनाते हैं यहाँ पर, जिससे बताइए कौन सा दर्पण होगा, अवतल होगा। ये क्या कहलाएगा, P, ये क्या कहलाएगा, और ये क्या हो जाएगा, F। अब एक बात को ध्यान से समझिए, C और P के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, और F और P के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, छोटा है। अब एक और बात समझिएगा, हम जो भी दूरी ज्ञात करेंगे वो सब के सब कहां से ज्ञात करेंगे, पोल से ज्ञात करेंगे। कहां से ज्ञात करेंगे, पोल से ज्ञात करेंगे। अब कंडीशन ये बनता है कि पहले दो चीज और समझ लेंगे, इसको कंडीशन बताने से पहले ये समझेंगे। यहां पर देखिए, कौन से दर्पण को हम अभिसारी कहेंगे और कौन से दर्पण को हम अपसारी कहेंगे। तो पहले मेरी बात को समझिए, अभिसारी में हमने क्या बताया था, जो भीचू आकर के मिलता है, नजदीक आकर के मिलता है, जैसे प्रकाश की किरणें हैं और ये आकर के एक जगह पे आकर के क्या होती है, मिल रही है, भीचू आ रही है ना एक जगह के, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी। मतलब कहीं से भी प्रकाश की किरणें आए, एक जगह अगर आकर मिल जाए तो हम क्या कहेंगे उसे, अभिसारी, क्योंकि भीचू आकर मिला ना। और जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाए तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, अपसारी। तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पे मैंने वो फोकस बोला था कि ये फोकस होती है। फोकस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो फोकस को डिफाइन करने का ये तरीका होता है कि प्रकाश की किरणें अनंत से या कहीं से चल करके आए। तो सबसे पहले ये बात समझेंगे कि प्रकाश चलती कैसे है, सीधी रेखा में चलती है। समझ में आ गया, प्रकाश हमेशा किस रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। तो प्रकाश की किरणें चाहे अनंत से आए चाहे जहां कहीं से भी आए, जब कभी भी वो दर्पण से टकराएगी, दर्पण से टकराता है ना, नहीं देखा है तुम लोगों ने फिल्म में वो गाना निकला, शीशा चमकावेलू छत के ऊपर से, नहीं सुना है गाना, वो हीरोइन क्या होती है ना, ये गाना, ये शीशा पर तो यही गाना है, शीशा पर तो यही गाना है ना भाई। वो छत पे बैठी रहती है हीरोइन जो होती है, और इसका हीरो जो है गली में चक्कर लगाता है। तो जनरली होता है सबका हीरो जो है गली में चक्कर लगाता है, होता है कि नहीं होता है। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आपको पता होगा कि आपका हीरो जो है कभी ना कभी एक चक्कर आपको गली का मारवे करेगा। हाँ, विलन नहीं बनता है इसमें, विलन तो गांव समाज ही में किया है तुम्हारा, वो कमाई विलन है, तेरा गली में देखना नहीं पसंद करेगी। वो देखेगी कि वो आ गया तो समझ आएगी, तो फिर आ गया दिमाग खराब करने के लिए, है ना। तो हीरोइन क्या होती है, वो शीशा लेकर के छत पे बैठल रहती है, उसका हीरो जो है बगल से गुजरता है, तो शीशा जो है छत पर आएगी, द्वार पे आएगी तो गांव समाज भी तो देख लेगा, और छत पर आएगी किसको पता चलेगा। तो वो शीशा जो है अट्रैक्ट करने के लिए शीशा उसके ऊपर चमकाती है। तो यहाँ पर भी प्रकाश के परावर्तन का नियम काम करता है। अब अगर आपसे समझ लो मेरी बात को, आपसे आपका हीरो यानी आपका जो है आशिक जो है, अगर 30 डिग्री के एंगल पे है, 30 डिग्री के एंगल पे है,
तो आप अपने शीशे को किस एंगल में रखोगे, ताकि आपतित का किरण अगर 30 डिग्री बनेगा तबे ना परावर्तन का कोण 30 डिग्री बनेगा। तो आपतित का कोण 30 डिग्री, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि I बराबर R होता है। तो अगर आप यहाँ पे बैठे हो और आपका जो है गली में जो जा रहा है, आपका आशिक जो है गली में जा रहा है, तो अगर आपके द्वारा और आपके बीच में अगर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आपको परावर्तित किरण को भी आपतित किरण को भी कितना डिग्री पे रखना पड़ेगा, 30। तब 30 से टकराएगा, 30 पे जाएगा। कहीं 45 पे कर दिया तो माई हो जाए खड़ा, भी हम माइयों पे चल जाइए। माई कहीं ईका कर दिया छत पे, ईका कर दिया छत पे बैठ के शीशा लेकर चमका रही है। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर। तो प्रकाश की किरणें अगर जहां कहीं से भी चले दर्पण से टकराने के बाद हमेशा मुख्य फोकस से होकर के ही गुजरती है। तो अगर ये इसी की सिर्फ बात करें तो प्रकाश की किरणें बाई द वे अगर अनंत से आ रही है यहां से, तो ये क्या करेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी ना। और जैसे ही टकराएगी तो टकराकर किससे होकर गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, होकर गुजर रही है। अब समझ लेना है यहाँ पर, अगर प्रकाश की किरणें यहां से होकर गुजर रही है तो फिर से ये कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। मतलब ये हुआ कि हर कंडीशन में प्रकाश की किरणें आकर के कहां मिल रही है, एक ही बिंदु पे आकर मिल रही है। देखो ना, प्रकाश की किरणें यहां से जा रही है तो एक ही बिंदु पे मिल रही है, यहां से आ रही है तो एक ही बिंदु पे मिल रही है, एक नहीं मिल रही है। मतलब प्रकाश की किरणें यहां से चल रही है तब वो एक बिंदु पर मिल रही है, इधर से चल रही है तब वो एक ही बिंदु पर क्या कर रही है या मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण ही कौन सा दर्पण होता है, अभिसारी। कौन सा दर्पण हो जाएगा, अभिसारी। ये बताने की बहुत सारे लोग सिर्फ तुम्हें बताएंगे कि अवतल लिख लो नोट में, अवतल दर्पण को अभिसारी करते हैं, लेकिन कहते क्यों है वो तुम्हें पता चलेगा इस चित्र से। क्योंकि प्रकाश की किरणें कहीं से भी, मान लीजिए दर्पण थोड़ा सा बड़ा करते हैं, मान लीजिए प्रकाश की कहीं से भी जाएगी, कहां से टकराकर गुजरेगी, हमेशा फोकस से। कहीं से भी जाए प्रकाश कहां से गुजरेगी, फोकस से। यानी सब तरह की प्रकाश आकर के एक ही बिंदु पर, यानी सब आकर भीचू मिल रही है, तो इसीलिए हम इसको किस नाम से जानेंगे, अभिसारी। समझ में आ गया बात को। अब बात करते हैं अवतल को। देख लीजिए, ये आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से समझेंगे, इससे एग्जाम में पक्का आता है। तो उत्तल को हम लोग क्या कहते हैं, उठल। क्या कहेंगे हम लोग, इसको उठल। हम लोग समझने के लिए कि इसकी परावर्तक सतह कैसी है, उठी हुई है। तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा और कहीं ना कहीं फोकस होगा। फोकस बनेगा ही, फोकस बनेगा। समझो इधर। और अगर हम इधर से प्रकाश की किरणों को लेकर के आएंगे तो क्या ये टकराएगा कभी, क्या ये परावर्तित होगा कभी, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दर्पण का पिछवाड़ा है, दर्पण का पीछे का भाग है। तो सब लोग दर्पण के सामने से देखता है, कोई दर्पण को पलट के नहीं देखता है, क्योंकि आप पलट के देखोगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सिर्फ पेंट किया हुआ दिखाई देगा ना। तो यानी प्रकाश किरण इधर से तो कभी भी आएगी नहीं। तो प्रकाश की किरण किधर से आएगी, इधर से। तो प्रकाश की किरण इधर से आएगी ना भाई। अब एक चीज और को समझ लेना, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जो बोले हैं वो सब कलाई किया गया है, तो टकराई तो उसी पर नहीं चल जाएगी। जब टकरा के रिटर्न होकर कहेगा तो जाएगा कैसे। नहीं, अगर तुमको हमने बोला छत पे चल के शीशा चमकाओ, तू छत पे जाओ, कॉपी ले लो, कॉपी चमकाओ, क्या पता चमक जाए। हाँ, तो परावर्तक सतह होगी तब न चमकेगी। जिसका परावर्तक सतह है नहीं, क्या चमकेगा, वो चमकेगा कैसे। ऐसा होता तो ये इस जगह पे हम लोग अपना चेहरा देख रहे होते, इस दीवार पे ही अपना चेहरा देख रहे, फिर तो आईना लगाने की जरूरत ही नहीं होती। समझ गए, बहुत अच्छा, ध्यान देंगे यहाँ पर। अब एक चीज और यहाँ पर समझेंगे, इस वाले कंडीशन में क्या होता था, ये देखिए झुकाव किस तरफ में है, अंदर की तरफ में ना झुकाव। तो देखो ये प्रकाश की किरण जा रही है ना, ये अंदर की तरफ है ना, तो इसका झुकाव भी अंदर की तरफ में होता है, परावर्तित भी अंदर की तरफ में ही करता है। लेकिन इसका झुकाव कैसे है, बाहर की तरफ है ना, तो इसका परावर्तन भी क्या होता है, बाहर की तरफ में होगा। समझ लेना इस बात को। पर आपतित किरण, परावर्तित किरण, तो आपको लगेगा ना कि जो ये रेखा निकल रही है वो कहीं ना कहीं से आ रही है, और वो कहाँ होगा, फोकस। यहां से भी देखिए प्रकाश की किरण जाएगी इधर,
लेकिन ये क्या करेगी, इधर की तरफ आएगी। तो ऐसा लग रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं से होकर के प्रकाश की किरण जो है आ रही है। ठीक है, ठीक है, ऐसा लगेगा कि ये कहीं ना कहीं से होकर के आ रही है। और वो कहां से होकर के आ रही है, फोकस से होकर के आ रही है। समझ गए बात को। तो इस स्थिति में हमने क्या देखा कि ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, निकल रही है। इस बिंदु से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, निकल रही है। तो किसी एक बिंदु से जब प्रकाश की किरणें निकलने लगती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। यानी इस उत्तल दर्पण को ही हम क्या कहेंगे, अपसारी दर्पण कहेंगे। क्लियर है बात, क्लियर है बात। यानी कि अवतल दर्पण को अभिसारी कहेंगे और उत्तल दर्पण को अपसारी कहेंगे। और ठीक इसका उल्टा हो जाता है जब आप लेंस में जाओगे, लेंस के बारे में जब आप पढ़ाई करोगे तो लेंस में आपको साफ पता चल जाएगा कि जो अवतल दर्पण होता है उसको अपसारी कहते हैं, और जो लेंस, जो अवतल लेंस होता है उसको अभिसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस। और जो उत्तल लेंस होता है इसको अभिसारी लेंस के नाम से जानेंगे। समझ में आ गया बात को। कहीं से भी प्रकाश की किरणों को गुजारिएगा तो इधर ही भागेगा, ऐसा लगेगा फोकस से आ रहा है। कहीं से भी लाइएगा इधर निकलेगा, लग रहा है कि फोकस से आएगा। मतलब एक बिंदु से होकर के जब निकलती है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी। और सभी प्रकाश की किरणें एक जगह आकर के मिलती है, इसको हम लोग कहेंगे अभिसारी। किसी को कोई दिक्कत है समझने में? नहीं, होना भी नहीं चाहिए। तो अच्छा, एक चीज हमने यहाँ पर क्या चीज नोटिस किया, एक चीज हमने यहाँ पर ये नोटिस किया कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है। कहाँ से आ रही है, अनंत। एक कहीं भी हो सकता है, ये तारा का प्रकाश हो सकता है, सूरज का प्रकाश हो सकता है, चंद्रमा का, किसी का भी प्रकाश हो सकता है, अनंत से आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कंडीशन की। और कितनी कंडीशन होते हैं, कितनी स्थिति होती है, 6। बहुत बढ़िया, कितनी स्थिति होती है, 6 स्थितियां होती है। 6 स्थिति के बारे में जानना हमें जरूरी है। ठीक है, बस हम इसे एक ट्रिक के तौर पे समझ लेंगे और आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। इसको A बराबर R/2 हम लोग किसी और दिन सिद्ध कर देंगे। ठीक है, अगले संडे को। देखिए है क्या, आपका एग्जाम जो है नजदीक आ रहा है, आपका एग्जाम जो है नजदीक आ रहा है, तो आप पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लीजिए। ठीक है, मैं बार बार यही बातें बोलता हूँ, पढ़ाई पर फोकस कर लीजिए। और अब जो है हर एडमिशन के टाइम जो है अब सिर्फ और सिर्फ ग्रेडिंग सिस्टम चल रहा है। परसेंटेज सिर्फ देखा जा रहा है कि आपका कितना ज़्यादा परसेंट है, और परसेंट के अनुसार ही आपका एडमिशन हो रहा है। अभी अभी हाल ही में जो 12th क्लास में जो एडमिशन हो रहा था, सॉरी ग्रेजुएशन BA में जो एडमिशन हो रहा था, तो इंटर में जो लड़के 60% से एबव लेकर के आए हैं, नंबर 60 से एबव लाए हैं, 62, 63, 64, 65 तक में ही है, उनका 4 बार मेरिट लिस्ट निकल चुका अब तक से, और 4 बार में चारों बार में नहीं आया। तो आप सोच सकते हो कि स्थितियां कितनी बद से बदतर होती जा रही है। समझ गए ना बात को। 4 बार में भी उन लोगों का नाम नहीं आया, मतलब सोच लो कि 75 से 70 से ऊपर ही लड़कों का एडमिशन लिया गया है। और ये जो कोविड का समय चल रहा है, कोविड के समय के वजह से क्या हो रहा है कि जो है परसेंटेज बहुत ही हाई गया है। लड़के 80-85% लेकर के आ रहे हैं, 87, 85, 89। जब 87, 80 लेकर के आ रहे हैं तो उन लोगों का पहले एडमिशन होगा। आप 60 वाले हो, वेट करो कब 60 तक का मेरिट आ रहा है, तब तक से सीट फुल हो जाएगा कॉलेज का, तो तुमको एडमिशन नहीं लेगा। अंत में लिस्ट निकलेगा, घटिया कॉलेज मिल जाएगा तुमको। घटिया कॉलेज में जाकर पढ़ाई करो, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। और ऊपर से चार्ज लेगा सो अलग, सब जगह में लगेगा 1200 रुपये एडमिशन चार्ज, तुम्हारे यहाँ 2000 चार्ज लगेगा। 800 रुपये का बोझ बर्डन तुम्हारे माता पिता के ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। सिर्फ अगर तुम अच्छे तरीके से पढ़ाई करता, तुम भी 80 से अबव लेकर के आता नंबर, तो तुमको आज इतना बर्डन सहने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले मेरिट लिस्ट में मार देता। इसीलिए मैट्रिक एग्जाम ही फर्स्ट सीढ़ी होता है, आपके जीवन का फर्स्ट स्टेप होता है। तो आप इसे सीरियसली लो। और मैंने हमेशा से बोला है और हमेशा बोलता रहूँगा, आपका लक्ष्य 85 होना चाहिए। 85 से कम आपका परसेंट के बारे में सोचबो मत करना। और मैंने बता भी दिया है कि 85 आप ला कैसे सकते हो। 40 नंबर एक नंबरिया तुम्हारे हाथ में है, तो रट्टा मारो एक नंबरिया को। और हम लिखवाने का तरीका भी मेरा नोट में ही होता है, हमेशा क्वेश्चन एक नंबरिया में ही लिखवाते हैं।
तो आप उसे नोट के तौर पे समझो, एक नंबरिया को रट्टा मारो और 40 नंबर को अपने मुट्ठी में कर लो। साइंस में 20 नंबर में 18 नंबर तुम्हारा मास्टर प्रैक्टिकल में पक्का देना है, समझ गया ना। तो 40 और 18 और 40 और 10 50 और 8 58, तुमने 58 नंबर ला दिया। फर्स्ट डिवीजन से मात्र 2 नंबर कम है, और बाकी जो बच गया तुम्हारा सब्जेक्टिव लॉन्ग में, तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे कम से कम 5, 3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर वाले 2 या 1 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको एकदम अपने मुट्ठी में बांध देना है कि हमें 85 नंबर लेकर आना, हर सब्जेक्ट में 85 लेकर आना है। सिर्फ साइंस को ही फोकस नहीं करना है, ज्योग्राफी को भी करना है, ठीक है, और इतिहास भूगोल नागरिक को भी आपको कवर करना है। यहाँ नहीं, यही नहीं, आपको हिंदी को भी कवर करना है और संस्कृत को भी कवर करना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लड़कों को ना जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, वही सब्जेक्ट पे दिन रात लगे रहते हैं। मैथ अच्छा लग रहा है, मैथ बना रहे हैं, मैथ बनाया जा रहा है 3-3 घंटा 6-6 घंटा मैथ बना रहे हैं। संस्कृत को कोई देख ही नहीं रहा है, तो सब में 80-85% गया, संस्कृत में तुम्हारा 30 नंबर से पास हो गया, सारा तुम्हारा नंबर घटा देगा वो, अंत में आ जाएगा तुम्हारा 70%। कहाँ तुम 85 को कवर कर रहा था, कहाँ तुम्हारा आ गया 75। हिंदी को तुमने नहीं ध्यान दिया, सारा नंबर 85 पे ऊपर जा रहा था और हिंदी आ गया तुम्हारा 32-33, गया सारा का सारा ग्रेडिंग पहुंच जाएगा सीधे 67% 68% में पहुंच जाएगा। तो सारे सब्जेक्ट को विशेष रूप से फोकस करो, 5 सब्जेक्ट ही केवल दिए हुए, 5 सब्जेक्ट को फोकस करो। और फिर से कहता हूं, जो चीजें समझ में नहीं आती है, हमारे कोचिंग में 3 टीचर पढ़ाते हैं, अगर आपको जो टीचर ज्यादा पसंद है, क्योंकि जनरली यही होता है कि जब लड़के पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने से पहले टीचर को पसंद किया जाता है, समझ गए ना बात को। टीचर के पसंद करने का मतलब हुआ कि टीचर कुछ भी बोलता है तो उसकी बातें को लड़कों को समझ में आता है, साफ साफ समझ में आने लगता है। और एक क्या होता है कि पहले ही आप अपने दिमाग में बैठा लेते हो कि फलाना टीचर के बात हमको कुछ नहीं बुझाता है, पता नहीं क्या बोर्ड में पढ़ा कर चल जाते हैं, बुझी भी नहीं करता है, समझ गए ना बात को। तो उस स्थिति में वो टीचर आपको पसंद नहीं है, वो आपको पूरी तरीके से समझा देगा ना, साफ साफ समझा देगा ना, तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में पहले से भरा हुआ है कि जो बताता है तो समझ में नहीं आता है। इसीलिए आपको अगर मेरे द्वारा पढ़ाया चीज समझ में नहीं आता है तो बाकी के जो 2 टीचर बचे हुए आप उन्हीं से पूछो। मेरा सब्जेक्ट, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं ना, मेरा सब्जेक्ट है ना, अगर आपको मेरा बताया गया फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है, कैसे कैसे बता दिए समझ में नहीं आ रहा है, तो जो मास्टर आपका पसंदीदा है ना, उसी मास्टर से यही सवाल को पूछो कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, वो तुम्हें बता देंगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। या फिर अन्य बातें, जो केमिस्ट्री का सवाल अगर आपको समझ में नहीं आता है, बायोलॉजी का समझ में नहीं आता है, तो आप अगर लेकिन मेरा बताया हुआ समझ में आता है तो आप केमिस्ट्री लाकर मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊंगा। आप बायोलॉजी लाकर मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप बस किसी तरीके से पढ़ो और अपने घर में जा करके आज ही कहीं दीवार पे 85% लिख करके टांग दो। तुम उठो, जब भी उठो तभी उसको देखो कि हमको 85 लाना है। तुम्हारे लक्ष्य को हमेशा निर्धारित करते रहेगा, 85 लाना है, 85 लाना है। और नहीं तो फिर एक पॉकेट में पत्थर रख लो छोटा सा ना, जब भी तुम्हारे हाथ में पॉकेट पड़े तो तुम्हारे याद आएगा ये पत्थर किस लिए रखे हैं, हमको याद है कि 85% आना है। तो तुम कोई भी काम कर रहा होगा ना, बकवास का काम, बैठ कर टीवी देख रहा होगा ना, तुम्हारे हाथ में जैसे ही जाएगा ना, अरे हमको तो ये इतना नंबर लाना है। इसके लिए टीवी देखना जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी है। टीवी तो बाद में भी देखते रहेंगे आप। तो इसलिए आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लो 85%, वरना समाज में कहीं का इज्जत नहीं रहेगा तुम्हारा। सेकंड डिवीजन को इसे ही कोनो वैल्यू नहीं मिलता है, और सेकंड डिवीजन ला दोगे ना तो हमको पूरा यकीन है 100%, 100 से 101% अब वो गारंटी देते हैं कि तुम्हारा इंटर में एडमिशन होकबे नहीं करेगा। लिख लो, जो सेकंड डिवीजन है ना, हमको लगता है कि उसका इंटर में एडमिशन होकबे नहीं करेगा। होकबो करेगा ना तो ढंग का कॉलेज नहीं मिलेगा, किसी घटिया कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन जाकर करना पड़ेगा, जबरदस्ती मास्टर से पैर भी लगवा कर करना पड़ेगा। तो उस नौबत आने ही मत दो, उस नौबत को पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। सिर्फ समझ लो, हम 6 स्थितियों को समझ लेते हैं और आज का सेशन खत्म करेंगे। अवतल दर्पण में 6 स्थितियों में रखे गए प्रकाश के लिए, इसको P कहेंगे, इसको C कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, F कहेंगे, फोकस कहेंगे। ध्यान से समझ लेना। अगर नंबर 1, अगर वस्तु, ये ऊपर में क्या है, ऊपर में वस्तु है और नीचे में क्या है, प्रतिबिंब है। याद रखना, ऊपर में क्या है वस्तु, नीचे में क्या है प्रतिबिंब। तो अगर वस्तु 1 यानी कहाँ रखा गया होगा, अनंत पे रखा गया होगा। अगर वस्तु अनंत पे रखा गया होगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। याद रखना इस बात को। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा एक नंबरिया सवाल में कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु को अनंत पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आपका आंसर क्या चाहिए, फोकस पे। फिर क्वेश्चन पूछ दिया अगर इस तरीके से
कि अगर वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है, अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब बनेगा C और F के बीच में बनेगा, यानी वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में बनेगा। क्लियर है बात? और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड प्लेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछता है कि यदि अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यानी C का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? C पर ही बनता है। क्लियर है बात? एक बात और, यहाँ जब अनंत में रखेंगे कोई वस्तु तो सूरज को देखो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। अरे बहुत बड़ा का मतलब हमारे हाथ से थोड़ा है कि हमारे हाथ में बोल दे इतना बड़ा है, इतने बड़ा है, नहीं, बहुत बड़ा है। ठीक है, उस बहुत बड़े से सूरज को हम लोग अपने आईना में देख लेते हैं, देख लेते हैं कि नहीं देख लेते? मतलब इतने बड़े सूरज को हम इतनी बड़ा छोटा सा प्रतिबिंब में देख रहे हैं। मतलब ये हुआ कि अनंत में रखी हुई बहुत बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब, नहीं बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर? फोकस पर। समझा? उसके बाद अगर अनंत और C के बीच में 2 नंबर पे तो C और F के बीच बनेगा, और 3 पर रखेगा तो 3 पर बनेगा। क्वेश्चन एक तरीके से ये भी पूछता है कि अवतल दर्पण में वो कौन सी स्थिति है जहां पर वस्तु के साइज के, वस्तु का जितना आकार है उसी के आकार का प्रतिबिंब का भी आकार बनता है। तो उसका आंसर क्या दोगे? सीधे 3 नंबर, यानी वक्रता केंद्र पर। यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो क्या होता है? जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है। अब बात करते हैं C और F के बीच में अगर कहीं वस्तु रखी गई है नंबर 4 तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत और C के बीच में। बचा गया। अब बात करेंगे कि अगर वस्तु कहाँ रखा गया हो? फोकस पे रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। अब देखो कितना आसान था समझना। जब वस्तु अनंत पे था तब प्रतिबिंब फोकस पे बना, और जब वस्तु फोकस पे रह गया तो प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत में बना। और एक आती है नंबर स्थिति 6वां, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीबीआई का बाप है। समझा? और वो क्वेश्चन ये है कि एक बात समझ लेना कि अवतल दर्पण द्वारा हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वास्तव में वो कटता है। और हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि जितने वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा कैसे बनते हैं? उल्टा बनते हैं। समझिए ना बात को? जितने वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे बनेंगे? उल्टा बनेंगे। और जितने काल्पनिक प्रतिबिंब बनेंगे या आभासी प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे बनते हैं? सीधा बनते हैं। तो अवतल दर्पण की 5 ऐसी स्थितियां होती है जिनमें प्रतिबिंब देखिए हमेशा नीचे की तरफ बन रहा है। एरो का चिन्ह दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ ना, ये उल्टा बनता है। देखिए वस्तु सीधा था लेकिन दिखाई कैसा दे रहा था? उल्टा। लेकिन 6ठी ऐसी स्थिति होती है, यानी 6वां ऐसा स्थिति होता है जब F और P के बीच स्थित होता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। नंबर वही है 6ठा स्थिति। समझ में आ गया? हम 6ठे स्थिति को देखते हैं तो वो कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। यानी वो कौन सी स्थिति है? यानी हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहाँ रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब जो है आभासी बने? तो क्या हम लोग कहेंगे? F और P के बीच में। या क्वेश्चन से पूछे कि अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहाँ रखें कि उसका प्रतिबिंब सीधा बने, तो क्या कहेंगे? F और P के बीच में। समझ में आ गया बात को? क्या किसी को कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक? नहीं सर, जब इस ऐसे ही मतलब उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 कंडीशन होते हैं। नंबर 1, अनंत पे रहेगा तो फोकस में बनेगा, अनंत पे रहे तो फोकस में बनेगा। ये दोनों स्थिति में होता है। और उसके बाद अनंत से लेकर के यहाँ तक कहीं पर भी आप रख लोगे वो हमेशा C और F के बीच ही बनेगा। हमेशा C और F के बीच में ही बनेगा। चाहे वस्तु C पर रखो तब वो C और F के बीच में, चाहे जो है कहीं पर भी आप रखो, F पर रखोगे, हर स्थिति में C और F के बीच में कहीं पर भी वस्तु रखा गया जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमेशा और हमेशा C और F के बीच में ही बनेगा। और ये है आपके, ठीक है, यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है साहब। अगर ध्रुव पर है तो ध्रुव पर बनता है, इसके बारे में कोई नहीं बताता है। ध्रुव तथा अनंत के बीच में कहीं पर भी रहे तो कहाँ बनेगा? ध्रुव तथा फोकस के बीच में ही बनेगा। लेकिन अगर अनंत पे रहेगा वही वस्तु तो कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। क्लियर है बात? यहाँ तक आज के सेशन में किसी लोगों को कोई दिक्कत है, समस्या है समझने में? देखिए आप पढ़िए, बेहतर पढ़िए, और जहां से आपको दिक्कत लगता है आप पूछिए।
आप पूछोगे, जब तक से नहीं पूछोगे तब तक से आप नहीं समझ। आपको यह भी कम से कम आप यह भी देखिए कि आपके आगे जो लड़के यहाँ से निकले हैं पढ़ करके उनका परसेंटेज कितना है। वो 80 को क्रॉस कर चुके हैं, 85 तक चले गए हैं, 84-85 तक चले गए हैं ना। सुनीता की बात थी ना, 84-85 तक चली गई, 86 तक चली गई है यहाँ तक की, ठीक है। और इधर में है संतोष, है संतोष का भी नंबर 85 में ऊपर गया है ना। तो आपको क्या करना है, इस बात का आपको ख्याल रख लेना है कि हम जो है हमारे से जो सीनियर निकला है बाहर बन करके, हमको उससे डाउन रहना है या हमको उससे अप रहना है। ये डिसीजन आपके ऊपर में है। और ना गांव समाज तो ही किया है हंसी मजाक उड़ाने के लिए। एक बार फेल होकर के देखो ना, तुम्हारा गांव में बहरी निकलना मुश्किल हो जाएगा। जौन गधावा को तू उस तरह से पढ़ाइयों से, वो पढ़ाई के कखोगा भी नहीं जानता होगा, वो तरह से पूछ देगा, वो तरह पे टोन मारेगा। तू पढ़ाई कर रहा था, तू पढ़ाई कर रही थी कि क्या कर रही थी, तो हमको भी पता है। समझ गए ना बात को। इसलिए आप पढ़ाई कीजिए और आपको जहां से जो दिक्कत लगता है पूछो। आप बदले में पैसा भी देते हो, पढ़ते हो तो उस पैसा का कम से कम मान सम्मान रखो कि हम पैसा देते हैं तो हम इसी बदौलत पूछेंगे क्वेश्चन कम से कम। तो आप पूछो क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन पूछोगे आप उतना ही विकास करोगे। नहीं तो फिर देखो, अभी लाया ना एग्जाम हुआ है ना तुम्हारा स्कूल का, नंबर लेकर के आया है 8वां स्थान, 10वां स्थान, 12वां स्थान। कोनो वैल्यू है? कोनो वैल्यू है? 8वां स्थान का क्या वैल्यू है? अरे छोटा, वो तुम बता मुझे कि जो फर्स्ट लेकर के आया है वो क्या करता होगा? पेटवे में से सीख लिया था वो भी तो पढ़ाई करके सीखा है ना। कभी उसको देखो कि क्या करता है वो। जब छुट्टी का घंटी होता है तब क्या करता है, जब टिफिन का घंटी होता है, जब हाफ टाइम होता है तो क्या करता है, लंच के टाइम में क्या करता है, वो जब पढ़ाई करता है तो क्या करता है। तो अभी लाओ, अभी लाओ, अभी लेकर के आओ, बेहतर नंबर लेकर के आओ। नहीं लाओगे तो अंत में तुम्हारे हाथ में ये 8वां नंबर 10वां नंबर मिलेगा। अच्छा है आप लोगों का जिंदगी। देखो एक और बात, लास्ट में खोखा कर यही बात कहेंगे, पेमेंट तो तुम लोगों से एडवांस लेते हैं हम, और हमेशा से लेते रहेंगे। तो मेरा तो इसमें कुछ भी घाटा नहीं है, मेरा तो इसमें कुछ भी घाटा नहीं जा रहा है। घाटा तुम्हारा है, तुम अपने जीवन को समझो, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले दिन। फिर बंद कर दिए वीडियो को, ठीक है।